Hello and welcome to Arise Educare. In this video, we will be discussing 70th BPSC Mains GS1 Section 2 Strategies. दोस्तों 68th BPSC में आपको मेंस के अंदर सिलेबस चेंज देखने को मिला था और उसके बाद से और उसके पहले भी जो GS1 सेक्शन 2 है करंट और IR, इसके क्वेश्चंस काफ़ी इवॉल्विंग नेचर के आपको देखने को मिलते हैं। सिलेबस को अगर आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक फिक्स पैटर्न या फिर फिक्स टॉपिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनके क्वेश्चंस काफ़ी ब्रॉड हो चुके हैं, खासकर जब से 68th बीपीएससी में मेंस के सिलेबस को और पैटर्न को चेंज किया गया। वहाँ पे आपने देखा कि अब शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आने के कारण जो एरियाज ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन है मेंस के अंदर, वो काफ़ी दायरा बढ़ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रणनीति लेके चला जाए और किस प्रकार से हम इसको मेंस में अच्छे से टैकल कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 70th बीपीएससी GS1, तो GS1 में बेसिकली अगर आप समझिए तो एक तो सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2 है और तीसरा सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 1 जो है बेसिकली हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, A B C D E। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और में करके 2 क्वेश्चंस होते हैं, किसी एक को लिखना होता है। और फिर एक क्वेश्चन होता है 3 में और में एक क्वेश्चन होता है। ये दोनों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने को मिलता है और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये पांचों आपको लिखने होते हैं। और ये होते तो 4 हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, होते तो 4 हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, मगर आपको इनमें से कोई 2 ही लिखना होता है। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हो गए शॉर्ट, और लॉन्ग कितने हो गए, 2। तो GS1 सेक्शन 1 में टोटल 7 क्वेश्चंस लिखने हैं। इसी प्रकार से आप समझिए GS2 को, सेक्शन 2 को अगर आप समझिए तो सेक्शन 2 में भी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका होगा, इसमें 4 में A B C D और E। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ये होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और ये शॉर्ट क्वेश्चंस सभी आपको लिखने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें एक ऑप्शन होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होगा, कोई एक लिखना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसके और में क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। तो टोटल यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, 5। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, 1, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लिखना है, और यहाँ भी दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो टोटल आप देखिए, यहाँ भी 7 क्वेश्चंस लिखने हैं, यहाँ भी 7 क्वेश्चंस लिखने हैं, और DI सेक्शन में 2 क्वेश्चन बनाना है आपको, 2 क्वेश्चन ऑफ DI। तो 7 + 7 14 + 2 टोटल 16 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप सिलेबस को समझिए तो ये जो सिलेबस सेक्शन 2 का है उसको लिखा जाता है करंट एंड IR, करंट एंड IR सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं करंट सेक्शन की, तो करंट के सेक्शन में जो इवॉल्विंग नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब इसमें एक चीज ये है कि क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में यहाँ पे इंडियन रिपोर्ट्स भी हो सकता है, गवर्नमेंट की भी कोई रिपोर्ट हो सकते हैं, प्लस इंटरनेशनल रिपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार की योजनाएं,
अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम्स में बिहार गवर्नमेंट की स्कीम भी आपको देखनी है, 7 निश्चय वगैरह इस टाइप के, बिहार टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, ठीक है, इस प्रकार की योजनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप देखें तो बीपीएससी कुछ क्वेश्चंस जो करंट में पूछ रही है, कभी कभी ये इन्वायरमेंट से भी पूछती है क्वेश्चन। हो सकता है कि इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं। तो आपका जो प्रायोरिटी होगा करंट अफेयर्स में, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। साइंस एंड टेक को सेकंड पे रखना है, क्योंकि साइंस एंड टेक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसरो को लेकर के। हो सकता है इस बार स्पेस एक्स से लेके कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए, या कोई डेवलपमेंट हो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, इस प्रकार की रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं से लेके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट में हो सकता है आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड या उसकी अलग अलग जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड। इकोनॉमी के क्वेश्चन शायद अभी नहीं पूछे हैं इन्होंने, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है इकोनॉमी से भी कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप देखने को आपको मिले। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर इसके सोर्सेस क्या होंगे, हम किस सोर्स को फॉलो करेंगे। देखिए, सोर्सेस एज सच करंट के वैसे सोर्सेस नहीं होते कि आप किसी एक सोर्स को पकड़ के यू कैन सेल थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक कोई भी प्रॉपर विजन आईएएस की मैगजीन हो जाए, पिछले 1 साल का, 1 ईयर का, अब जैसे अप्रैल में आपका मेंस होने का संभावना है, तो 1 साल पहले का मार्च तक का, मार्च 2023 से मार्च 2024 तक का जो मेंस का करंट अफेयर्स का मेंस का मैगजीन है इनका, उसके रिलेवेंट टॉपिक पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के, गवर्नमेंट स्कीम्स के, अलग अलग चीज़ों के आप रेडी करेंगे। उसके अलावा जो एक मेरी एडवाइस है आप लोगों को, जो आप ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी के तो आप देख ही रहे होंगे और देखने ही हैं आपको, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, यूपीएससी मेंस के 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स, उन सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को उसकी एक लिस्टिंग बनाएं आप, और उस लिस्टिंग को बना के आप ये देखें कि यूपीएससी मेंस के अंदर, यूपीएससी मेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को वो बार बार पूछ रही है। जैसे इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन सोशल सेक्टर में, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस। तो जैसे क्वेश्चन जो पूछा था कि स्टीरियोटाइप्स, जेंडर बायसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं यूपीएससी में, और ये टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगातार यूपीएससी में रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि यूपीएससी मेंस के प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करना है और इनके टॉपिक्स को रेडी कर लेना है। इसकी कंपाइलेशन मैं भी दूंगा आपको, यूट्यूब पे भी वो मैं पढ़ाऊंगा उसको, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और टॉपिक्स जो वहाँ पे यूपीएससी मेंस के सिलेबस में है या फिर क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, आप देखें कि क्या करंट में कुछ चल रहा है उसका। अब जैसे इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, अब इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसी प्रकार से आप देखो एजुकेशन, इसी प्रकार से हेल्थ, तो इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हो सकता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए करंट में, हो सकता है एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस प्रकार के गवर्नेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो साइंस और पॉलिटी को मिला के गवर्नेंस पे क्वेश्चन बना दिया जाए, सोशल स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए। अभी बिहार में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुए बीपीएससी के, और जिस प्रकार से आयोग का एक रवैया आपको देखने को मिला, और सरकार का जिस प्रकार से एक स्टैंड रहा इस पे बहुत ही स्ट्रांग, तो हो सकता है कि एक फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए,
या एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन वो जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पॉलिटी सेक्शन के लिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पॉलिटी में वो क्वेश्चंस कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, जीएस 1 सेक्शन 2, लेकिन स्टैटिक पार्ट कहाँ देखने को मिलेगा, स्टैटिक विल बी इन जीएस 2 सेक्शन 1। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, आपको ध्यान में इसको रखना है। अच्छा ठीक है, तो यूपीएससी मेंस 10 इयर्स आपने देखे, उसके बाद टॉपिक लिस्टिंग करी, और टॉपिक लिस्टिंग करने के बाद विजन आईएएस का करंट अफेयर्स मैगजीन से करेंगे आप। मैं भी अलग अलग टॉपिक्स, डेडिकेटेड कोर्स भी है हमारा, आप उसमें इनरोल भी करेंगे, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप आराम से मेंस को क्लियर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये तो करंट की बात हुई, और करंट में कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स भी होंगे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए भारत के अंदर, जैसे एक बार पूछा था जम्बोरे के बारे में, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो देखिए सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर करके ही जाओगे और आराम से लिख के आओगे कि हाँ ये तो पढ़ा था, बट 60-70% क्वेश्चंस आराम से प्रिपेयर किया हुआ रहेगा, आपका एक स्केलेटन तैयार रहेगा और आपको जाके कर देना है। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया जो भी टॉपिक्स होगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आंसर में ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके कीवर्ड को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, और उसके बाद उस स्केलेटन में आपको डालना है, उसको आंसर आपका रेडी हो जाएगा। ऐसे भी आपको ज़्यादातर दिक्कतें जो होंगी वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही होंगी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है कि आपके पास और नहीं है, ऑप्शंस नहीं है कि ये कि इसके अलावा ये कर लें। लॉन्ग में आपके पास और का ऑप्शन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में स्केलेटन बता दूंगा, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप आंसर को फॉर्म कर लेंगे। और ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर्स को थोड़े बहुत देखते रहें, क्या चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ही कैसा है, करंट एंड आईआर, तो कम से कम हेडलाइंस को देख लें, कम से कम थोड़ा वर्ड वगैरह जो इंपॉर्टेंट चल रहा है उसको आप सीखें, ताकि आपके मेंस की जो आंसर की क्वालिटी है थोड़ी सी अच्छी हो जाए। अब एक तो टॉपिक था हमारा करंट का, दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है इंटरनेशनल रिलेशन का, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन जो बीपीएससी पूछ रही है ये भी करंट ड्रिवन है, ये भी जो क्वेश्चन पूछ रही है ये करंट ड्रिवन है, यानी कि करंट अफेयर्स में या हाल के दिनों में कुछ अगर घटना घटी है तो वो आईआर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बेसिक बात करूं तो आईआर में पढ़ना क्या होता है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज नेबर। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अच्छा इंडिया के नेबर में अगर मैं बात करूं, अगर आप देखिए तो नेबरिंग कंट्रीज आपको पता ही है, लेकिन मोर स्पेसिफिक में बात करूं तो भी म्यांमार में कुछ चल रहा है, बांग्लादेश में रिसेंटली आपने देखा शेख हसीना को एग्जाइल करना पड़ा। तो अब जो इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं, इंडिया के नेबरहुड में जो इस प्रकार की गतिविधि हो रही है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से अफेक्ट हो रही है, इसके क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट नेबरिंग में सभी इंपॉर्टेंट है, नेपाल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इंडिया के नेबर को हमको अच्छे से करना है। चाइना वगैरह को भी देखना होगा, क्योंकि चाइना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा कि एक एलएसी पे एग्रीमेंट हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, तो इस पे हम डिटेल वीडियो भी लाएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। बांग्लादेश और चाइना ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि इससे सवाल इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप क्या देखेंगे, इंडियाज नेबरहुड, नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है। इसके अलावा जो एक प्रकार से देखें आप तो जो पावरफुल नेशन है जैसे यूएसए, रशिया, और थोड़ा सा अफ्रीका को भी देखना होगा, अफ्रीका कंटिनेंट को थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिनरल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो आपका इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है बहुत ही लंबे समय से, रशिया यूक्रेन का चल रहा है बहुत ही लंबे समय से, तो ये सारे टॉपिक्स आपको
प्रिपेयर करने हैं। ये तो स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक हो गया, एक तो नेबरहुड हो गया, दूसरा मेजर पावर्स हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे बहुत सारे हैं, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एससीओ, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल है तो एससीओ रीजनल हो जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना है, इसके मैंडेट को देखना है, इसके वर्किंग को देखना है, इसके स्ट्रक्चर को देखना है। हो सकता है वर्किंग में जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या पूछता है बार बार, रिफॉर्म्स, तो क्या इंडिया को इसका परमानेंट मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब तक हो पाएगा, प्रॉब्लम्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लगातार पूछे गए हैं, पिछले बहुत सारे सालों में पूछे गए। हो सकता है ये भी पूछा जाए। अब यहां से एक चीज और कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो रिलेशंस है, अब एक चीज समझिए यहाँ पे, जैसे एक होता है बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है। अगर बायलैटरल की मैं बात करूं तो बायलैटरल में कोई भी टू कंट्री के बीच में, किसी भी दो कंट्री के बीच में रिलेशन, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। इसी प्रकार से मल्टीलैटरल और बायलैटरल के बाद आता है रीजनल। पहले रीजनल में क्या होता है, किसी एक खास एरिया में कुछ कंट्रीज मिलके कुछ ग्रुपिंग बना दें, उसको बोलते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स। एशियान हो गया, ईयू हो गया, इस तरह का। मल्टीलैटरल में क्या आ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, WTO। यानी कि एक प्रकार से मल्टीलैटरल में क्या, एक ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज जुड़े हुए हैं, ग्लोबल लेवल पे। और इसका एम क्या होगा, बहुत ही वाइड एम है, एम इज वेरी वाइडर। इसी प्रकार से मिनी लैटरल्स में क्या, जैसे कि क्वाड, I2U2 एटसेट्रा। अच्छा, मिनी लैटरल में क्या होता है, जैसे कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, मतलब हमारे विचार आपके विचार मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि चलिए साथ में मिलकर एक संगठन बनाते हैं, मिलके काम करेंगे किसी एक खास मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पे एम इज वेरी नैरो, एम इज वेरी लिमिटेड कह सकते हो आप। स्पेसिफिक एम को लेके चलते हैं। जैसे आप, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो क्वाड को लेके बात करते हैं। जैसे मिनी लैटरल में क्या, मिनी लैटरल की अगर मैं बात करूं, आजकल मिनी लैटरल बहुत चर्चा में रहता है। जैसे क्वाड, तो क्वाड बेसिकली क्यों बनाया गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड क्यों बनाया गया। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे जापान है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चार देश मिलकर क्वाड बना रहे हैं, और एक प्रकार से ये ग्रुपिंग है लाइक माइंडेड कंट्रीज की। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज की ग्रुपिंग है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, इसका क्वाड का? अगर मैं पर्पस की बात करूं तो पर्पस इज बेसिकली, यूएसए का वर्जन अलग है, इंडिया का वर्जन अलग है। इंडिया क्या बोलता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। आपने सुना होगा सागर इनिशिएटिव भारत का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इंडिया परसुएसिव पॉलिसी ऑफ फोनिप, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। यूएसए क्या बोलता है, यूएसए की स्ट्रेटेजी क्या है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी को लेके यूएसए कहां पे आ रहा है, क्वाड बना के आ रहा है इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक। तो बेसिकली जो यूएसए की स्ट्रेटेजी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और भारत की पॉलिसी क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब
इंडो पैसिफिक को लेकर के और क्वाड को लेकर के दो तीन चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने क्वाड के स्ट्रक्चर को लेके, फॉर्मेशन को लेके, इसके ऑब्जेक्टिव को लेके, किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पे ध्यान रखिए कि जब क्वाड बनाया गया तो क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। यूएसए ने जब क्वाड बनाया, सारे देशों को एक साथ लाया, तो यूएसए के मन में था कि भाई चाइना को किसी ना किसी प्रकार से कंटेन करना है, रोकना है, उसके ग्रोथ को रोकना है। भारत की क्या नीति है? भारत की नीति क्या कंटेनमेंट ऑफ चाइना है? क्या अगर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स की ब्रीफिंग को सुने या उनके डॉक्यूमेंट्स को देखें तो क्या भारत कभी ये अफर्म करता है कि हमारी पॉलिसी कंटेनमेंट ऑफ चाइना है? नहीं। लेकिन जब आप अपने आंसर्स को लिखने लगते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में क्या देखने को मिलता है आपको कि क्वाड इज फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि सारे स्कॉलर्स इस लाइन पे लिख रहे होते हैं और आप भी अपने आंसर्स में कंटेनमेंट ऑफ चाइना लिख के आ जाते हो। जबकि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये कहता है कि नहीं, चाइना का भी डेवलपमेंट हो, हमारा भी डेवलपमेंट हो। बेसिकली भारत इनडायरेक्ट तरीके से कंटेन तो कर रहा है चाइना को कि इंडो पैसिफिक में सिर्फ चाइना की नहीं चलेगी, हम सब की चलेगी। लेकिन इंडिया का तरीका क्या है? सॉफ्ट। और यूएसए का तरीका क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। आंख में आंख देख के बोल रहा है कि नहीं, आपको रोकेंगे हम। और यूएसए भारत को भी क्या कहता है कि आप भी मेरे स्टाइल में बात करो। तो भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया कहता है अतिथि देवो भव, इंडिया कहता है गुजराल डॉक्ट्रिन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पंचशील। तो इस प्रकार से भारत की फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन होती है। तो एक प्रकार से ये समझिए कि आपको अपने आंसर्स को जब आप कंक्लूड करेंगे तो जो ये स्कॉलर्स हैं, अलग अलग स्कॉलर्स, नाम नहीं ले रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं आप उसको कॉपी करिए, बट ओपिनियंस जब लिख रहे हैं उसके, तो आप ये देख लीजिए कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी भी यही कह रही है क्या। अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी भी वही कह रही है तो आप उसको लिख दो कंक्लूजन में। बट ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है जो कि फॉरेन पॉलिसी हमारी अलाउ नहीं करती है। तो नंबर वहीं पे कम हो जाता है, क्योंकि आप नैरेटिव लिख रहे होते हो, किसी स्कॉलर्स के ओपिनियन लिख रहे होते हो। अच्छा, एक चीज़ और होती है एग्ज़ाम में, कभी कभी क्वेश्चन मैं देखता हूँ, आंसर्स भी चेक करता हूँ स्टूडेंट्स का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम रहते हैं, डू यू एग्री, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो अब डू यू एग्री तो आप लोग स्टार्ट कर देते हैं यस आई डू एग्री इन माई ओपिनियन। देखिए, जब भी आपको ओपिनियन पूछा जा रहा है या एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पूछा जा रहा है, तो बेसिकली आपको अपनी बात नहीं लिखनी होती है वहां पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है ये आपको लिखना होता है, एज ए इंडिया लिखना होता है, ना कि एज एन इंडिविजुअल लिखना होता है। तो इस प्रकार से आईआर के टॉपिक्स को मैं एक एक टॉपिक की लिस्टिंग दूंगा, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा, हमारे ऐप पे भी वो वीडियो अवेलेबल होगा। सब चीज़ मेंस में GS1 सेक्शन 2 का कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन PDF के साथ मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों देखिए, बीपीएससी का एक नेचर रहा है, और बीपीएससी के जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आपने देख ही लिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, कर्क रेखा से लेके सेंसस 2023। तो अब क्या ही कहा जा सकता है। हालांकि बीपीएससी को ये समझना होगा कि संवैधानिक संस्था है वो, और अपनी गरिमा उसको ही देखनी है, उसे कोई डिक्टेट करने नहीं आ सकता है। इस स्थिति में जब मैं ये देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि आर्टिकल 315 जो है, जिसमें गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं या आग्रह कर सकते हैं कि किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम वो ले लें। तो यूपीएससी को शायद अब वो समय है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह यूपीएससी को ही स्टेट बिहार का परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें पिछले कुछ समय में 1-1.5 महीने में मैं देख रहा हूँ लगातार चल रही हैं, और लगातार चूंकि अब हमारी भी कुछ सर्टेन इश्यूज रहती हैं, मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ पटना में, उस कारण से मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है कि गवर्नमेंट भी किस प्रकार से
और पुलिस भी किस प्रकार से और किस प्रकार से जुडिशरी अपना काम कर रही है। खैर, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख भी होता है कि क्या डेमोक्रेसी इसी प्रकार से रन करेगी। हमारी व्यवस्था जो है, शासन प्रणाली जो है, क्या इसी प्रकार से रन करनी चाहिए। अगर कोई इशू है, कोई टॉपिक है वाकई में, तो स्टूडेंट से बैठ करके उसको डिस्कस करके उसको सॉल्व करना चाहिए था। अब ये दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ती चलेंगी, लाठीचार्ज हुआ, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हुई, बीपीएससी ने फिर नोटिस निकाला कि अप्रैल में मेंस होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत, इस बार जो बीपीएससी की परीक्षा रही अभी तक के इतिहास में, मुझे लगता है कि काफ़ी विवादित भी रहा है ये। और हर जगह पे, मतलब इम्पोर्टेंट जो भी नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बीबीसी वगैरह पे भी मैंने वो सारे न्यूज़ देखे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि स्टेट अपनी इमेज या आयोग अपनी इमेज को लेके कितनी कॉन्शियस है। मुझे नहीं लग रहा कि कॉन्शियस है वो। अगर होती तो इस प्रकार की चीज़ों को बहुत बड़ा नहीं होने देती वो। खैर, हमारी जो बात है आज की बीपीएससी मेंस को रिलेटेड थी, और बीपीएससी मेंस की चीज़ों को लेके हमने आज का सेशन आपके सामने रखा है। और आने वाले सेशंस में एक एक टॉपिक, एक एक कंट्री को लेके, अच्छा कंट्री वाइज देखिए, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि जैसे इंडिया का नेबरहुड है, तो नेबरहुड में ऐसा नहीं होगा कि मैं सब पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा कि जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में रह रहे हैं, मैं सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसी के आप जो आंसर्स लिखोगे उसकी मैं कॉपी चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, उसकी लिस्टिंग मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा, और उसके बेस्ड क्वेश्चंस मेन स्पेसिफिक उसके स्ट्रक्चर को बताऊंगा कैसे आंसर्स को लिखना है। तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे ही रिप्लाई कर पाऊंगा। आपको पता ही है कि हमेशा रिप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, उस समय हम लोग साथ में अवेलेबल रहेंगे और उस चीज़ों को लाइव सेशंस भी होंगे आपके। तो मोर और लेस ये जो करंट आईआर का टॉपिक रहा, इसमें जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि सर ये रह गया, वो रह गया, वी विल डू कंप्लीट एनालिसिस, वी विल डू कंप्लीट लिस्टिंग कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, विथ ट्रेंड। तो निश्चिंत होकर आप मेंस की तैयारी करिए, और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।